नमस्कार, टीवी 6 न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि समलैंगिक जोड़ों के साथ भेदभाव ना हो और देश की जनता में समलैंगिकता के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाने की बात की। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की 5 सदस्यीय बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हमारे सामने मौलिक अधिकार का मसला उठाया गया है, इसलिए हमारा फैसला किसी के अधिकार क्षेत्र में दखल नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने उस दलील पर टिप्पणी की जिसमें केंद्र सरकार ने आगाह करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऐसी शादी को मान्यता देकर संसद के अधिकार क्षेत्र में दखल देगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट कानून नहीं बनाता लेकिन कानून की व्याख्या कर सकता है। कोर्ट ने कहा कि हर संस्था में समय के साथ बदलाव आता है। विवाह भी एक ऐसी ही संस्था है। पिछले 200 सालों में सती प्रथा खत्म होने, विधवा विवाह से लेकर अंत धार्मिक अंतर जातीय विवाह तक बदलाव हुए हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत समलैंगिक विवाह को दर्जा दिया जाना चाहिए या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सब विषय संसद के देखने के हैं। आज चर्चा इसी मुद्दे पर, लेकिन इससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप टीवी 6 न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। जी संजना सिमोन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जो कि ट्रांस राइट एक्टिविस्ट हैं। वहीं अमानुल्लाह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के। साथ ही रंजीता सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सीनियर पत्रकार। आपका स्वागत है अमानुल्लाह जी। और आपसे मेरा एक सवाल है, क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि समलैंगिक विवाह को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती, और आप इस पे कुछ और विस्तार से बताइए आखिर क्या वो कारण है कि मौलिक अधिकार की मान्यता नहीं दी जा रही है। देखिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है जो कारण है, जो सुप्रीम कोर्ट वजह से इस चीज में पढ़ना चाह रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कानून बनाने का जो अधिकार है वो पार्लियामेंट का है। तो उसने सुप्रीम कोर्ट में ये नहीं कहा है कि कोई लॉ नहीं बन सकता। सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिक कह दिया पार्लियामेंट जो बॉडी वो लॉ बनाए एस्पेक्ट में। जी, तो फिलहाल क्या कुछ अब करना चाहिए LGBT समुदाय को, क्योंकि वो यहीं पर नहीं रुकेंगे, आगे किस तरह से अपनी याचिका लगा सकते हैं, क्या रास्ता है उनके सामने? देखिए, अब रास्ता तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो स्पेशल मैरिज एक्ट को जो चैलेंज किया गया था, तो उस स्पेशल मैरिज एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट उसको स्ट्रक डाउन नहीं कर सकती, नंबर 1। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ऐसा जो सिविल की जो बात कही है वो रिकॉग्नाइज नहीं है कहीं लॉ में, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट जो है इस चीज पे कोई भी या कोई भी पक्ष जो है LGBT समुदाय को देना नहीं चाहता। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है स्पेसिफिक कि पार्लियामेंट जाइए, आप पार्लियामेंट इस चीज पे डिबेट करे और हाई मॉनिटरिंग कमेटी जो पावर स्टेट कमेटी जो बनाने की बात करी गई, जहां सॉलिसिटर जनरल ने जो अपने आर्गुमेंट में कहा था कि गवर्नमेंट कमेटी बना, तो वो कमेटी बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता खोल दिया। अब उस कमेटी पे जो ये समुदाय है अपनी चीजों को पक्ष को रखे और वहां सेटिस्फाई के रूप से एक लॉ जो है इवॉल्व किया जा सकता है। जी बिल्कुल संजना जी, और आप जिस तरह से बात कर रही थी कि जो समाज है वो इसकी मान्यता कम देता है, इस तरह के जो रिश्ते हैं उन्हें अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन ऐसे में हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि कई ऐसे समाज का जो एक वर्ग है वो ये भी कहता है कि अगर इस तरह का विवाह होता है तो उसके बाद जो संतान होती है, जो बच्चे होते हैं, उनके सामने क्या ऑप्शंस रहती हैं, या तो उन्हें सिर्फ माँ का सुख मिलेगा या सिर्फ पिता का सुख मिलेगा। तो ऐसे में उनके सामने भी एक बहुत बड़ी समस्या होगी जिस तरह से समाज का एक वर्ग इस प्रश्न को उठा रहा है। आप क्या मानती हैं रंजीता जी? देखो गीतू, मैं ये समझती हूँ कि जहाँ हम ये कह रहे हैं कि सिर्फ माँ का प्यार मिलेगा या सिर्फ पिता का, ये हम थोड़ा सा जेंडर बायस होकर सोच रहे हैं। आजकल की स्थितियों में जब महिलाएं वर्किंग वुमेन हैं, कई बार सिंगल पेरेंटिंग भी कर रही हैं, बहुत सी औरतें हैं जो सिंगल पेरेंट्स हैं, तो उस वक्त बच्चा अगर माँ के पास या फादर के पास सेपरेशन के बाद है तो वैसे भी वो उसी स्थिति को जी रहा होता है। तो ये एक बड़ा मुद्दा नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़ी सी जो चीजें हैं जहां मदर फादर इन दोनों की एक कंबाइंड व्यवस्था के तहत बच्चे के रहने की बात, उससे शायद सोशल लेवल पे अगर जाकर सोचें तो
थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा कोर्ट को या मतलब सरकार को रिजिड होने की जरूरत है, क्योंकि वो किस परिवेश में खुश है ये बहुत मुश्किल है कहना, क्योंकि आप ऐसा नहीं कह सकते कि जो बच्चा सिर्फ माँ के पास है वो खुश नहीं है। तो हो सकता है कि वो अगर 2 माँ के पास है तो वो खुश रह सकता है। मुझे लगता है कि ये इतना बड़ा इशू नहीं होना चाहिए। बल्कि सीमोन से मैं ये थोड़ा सा जानना चाह रही थी कि जो ट्रांस वाली कंडीशन है, अगर सारे लोग अभी जो LGBTIQ को सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर इसमें ट्रांस कन्वर्जन की इच्छा क्यों जगती है ना? ये एक प्रश्न है कि या तो आप बिल्कुल अपने उसी अवस्था में रहें, और जो कन्वर्जन वाली चीज है कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो फिर वही हमारी जो मेल फीमेल हेट्रोसेक्सुअल जो एक सोसाइटी की कल्पना है उसको मेरे ख्याल से परिभाषित करती है। तो मुझे ऐसे लगता है कि हम जिसे एक नेचुरल थेरेपी कहते हैं, कि नेचुरल फील कहते हैं, शायद उस चीज का कहीं ना कहीं थोड़ा बचे रहना भी जरूरी है। और लेकिन यहाँ मुद्दा ये भी है कि हम सिर्फ इस बात पे से खारिज नहीं कर सकते कि बच्चा जो है वो सिर्फ फादर के पास नहीं रह सकता या सिर्फ मदर के पास नहीं रह सकता। ये मेरी अपनी इंडिविजुअल सोच है इसको। जी, फिलहाल हम अमानुल्लाह जी से पूछ लेते हैं उनकी क्या राय है। सर, आप क्या मानते हैं, क्योंकि एक बड़ा सवाल है और समाज इस सवाल को उठा रहा है कि कहीं ना कहीं जो बच्चा होगा आने वाले समय में, जो संतान होगी, चाहे वो गोद लें, चाहे कैसे भी अडॉप्ट किए जाए या सरोगेसी के जरिए हो, तो उस वक्त बच्चे के सामने क्या कुछ कंडीशन रहेगी, क्या कुछ वो हालात रहेंगे, और कैसे आप एक बच्चे के डेवलपमेंट के लिए माता पिता दोनों का सहयोग जरूरी मानते हैं? क्या है कोर्ट को स्पेसिफिक क्या है, या कुछ सेंटिमेंट से जो है कोर्ट गवर्न। कोर्ट जब भी किसी को या को समझ पहले होता है तो कानून के दायरे में कोर्ट को देखना होता है कि है तो वेलफेयर नोशन कैसा है। नेचुरल प्रोसेस होता है जहाँ एक तो फिर एक नेचुरल प्रोसेस से सारी चीजें होती है। बट आज के प्रोसेस में भी डिवोर्स के रेट्स ज्यादा है, जहाँ बच्चे का जो है एक वेलफेयर नोशन, बच्चा बेचारा पिस जाता है अभी। तो कोर्ट ने हार्वर्ड कमेटी जो गवर्नमेंट ने जो कहा ऑल दी एस्पेक्ट्स, तो हर एस्पेक्ट्स को, हर पहलू को समझ करके फैसला किया जाए कि क्या अलाउएबल है, या जो चाइल्ड का जो मैटर है वो अलाउ किया जा सकता है। तो इन सब चीजों को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई पावर्ड कमेटी जब गवर्नमेंट ने किया तो एक रुक करके को पहले सॉल्व कर उसके बाद कोई फैसला लिया। जी, संजना जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी, आवाज आ रही है। जी, अब बताइए, अब अपना रुख रखिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा है बच्चों के तौर पर। अगर हम बात करते हैं तो जिस तरह से समाज एक सवाल ये बड़ा उठा रहा है कि आखिर बच्चों का क्या होगा। क्या ऐसे दंपतियों को फिर निसंतान रहना होगा? अगर मौलिक अधिकार मिलता भी है, उसके बाद किस तरह का भविष्य उन बच्चों का होगा जो इन लोगों के साथ रहेंगे या पलेंगे? ठीक है, मैं आप लोगों से खुद एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप उन बच्चों से पूछिए जो बिना माता और पिता के अनाथ आश्रम में जी रहे हैं। उनके पास तो ना माता है ना पिता है। आप किस तरीके की अमानवीय बात कर रहे हैं कि माँ ही बच्चे का पालन पोषण नहीं कर सकती है, पिता ही नहीं कर सकता। अगर ऐसा है तो सुप्रीम कोर्ट फिर कस्टडी देता ही क्यों है? कोर्ट कस्टडी क्यों देता है कि बच्चा जो है वो सिर्फ माँ के पास रहेगा, या इतनी उम्र तक पापा के पास रहेगा, इतनी उम्र तक माँ के पास रहेगा? ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं डिवोर्स के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये फैसला देते हैं कि बच्चा जो है वो माँ की कस्टडी में रहे। तो अकेले माँ पाल रही है ना बच्चे को। और मैं तो ये मानती हूँ कि जो ममता होती है, देखिए वो पिता के अंदर भी है, माता के अंदर भी है, दोनों के अपने अपने कार्य है। और जहां तक मैं अपनी कम्युनिटी का बात करती हूँ तो देखें, हमारे अंदर तो महिला और पुरुष दोनों ही चीजों का समावेश होता है। तो हम जहाँ पे स्त्री रूप होता है वहाँ पे स्त्री होते हैं, और जहाँ पे पुरुष रूप होता है तो पुरुष रूप भी होते हैं। आप देखिए तो शिखंडी एक स्त्री भाव में भी थे, और साथ ही साथ एक राजपूत भी थे, क्षत्रिय भी थे, और वीर योद्धा बन के पूरे एक आर्मी को कमांड कर रहे थे, पूरी आर्मी को वो संभाल रहे थे। तो पौरुष भी था और स्त्री गुण भी थे। तो आप हमारी ममता पे शक मत कीजिए। हम शायद आम इंसान से ज्यादा अच्छी परवरिश इस औलाद को दे सकते हैं जो माँ और बाप के प्यार से अभी तक महरूम है।
जी रंजीता जी, क्योंकि लगातार ये अभी मांग उठी रही है कि इसे संवैधानिक करार कर दिया जाए और मौलिक अधिकारों में शामिल किया जाए इस समलैंगिक शादी को, लेकिन अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है, क्योंकि 2 दर्जन से ज्यादा देशों ने इसे वैधानिक तौर पर ये कह दिया है कि मौलिक अधिकार के तौर पर जो समलैंगिक शादी है उसे मान्यता प्राप्त करा दी गई है। लेकिन भारत में इससे आपको नहीं लगता कि इस फैसले को लेने में अभी वक्त लगेगा, अभी और समय लगेगा? हाँ, डेफिनेटली भारत में वक्त लगेगा, क्योंकि मैंने कहा कि हर एक देश का अपना एक कल्चर होता है और वहाँ पे एक ही बार जो निषेध जैसी चीज़ें होती हैं उसको लोग एक्सेप्टेंस मोड में बहुत जल्दी नहीं ले पाते, लेकिन फिर भी बदलाव की एक प्रक्रिया है जो अनवरत चलती रहती है। और कहीं भी कोई जो मेजर चेंजेज होते हैं वो सोसाइटी में धीरे धीरे इसी तरह के चेंजेस के तहत जाते हैं। जैसे मैंने आपको भी बताया था कि अभी भी ऐसे 5 देश हैं वहाँ तो मौत की सजा है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, आपका संयुक्त अमीरात है, इस तरह से। मतलब तो सोचिए कि अभी वहां की जो एक मेजॉरिटी है वो बिल्कुल इस चीज को मानने को ही तैयार नहीं है, मतलब सोचने को ही तैयार नहीं है। तो उस मामले में फिर भी हम बोल सकते हैं कि भारत थोड़ा सा प्रगतिशील ज्यादा है, लेकिन अभी जो मेजॉरिटी है उसे हम शायद कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, या वो इसे खतरे के रूप में देख रही है। उसे ये लग रहा है कि जो हमारी एक सामाजिक व्यवस्था है वो बहुत बुरी तरह से छिन्न भिन्न हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक मेंटल टेरर है जिससे कि लोग अभी ग्रसित हैं। वैसे मुझे नहीं लगता है कि इससे मानवीय तौर पर किसी का बहुत अहित होना है। अगर इन चीजों को लीगली वैल्यू दे भी दी जाती है तो मुझे नहीं लगता कि एक सभ्यता या संस्कृति का बहुत बड़ा नुकसान होना है। लेकिन सवाल यह है कि जिस सभ्यता और संस्कृति को लेकर हम चल रहे हैं, या अभी तक भारत में खासकर इंडिया में जो चीजें चल रही हैं, वहां पे शायद अभी वो कंफर्ट जोन नहीं आया है। ये एक मुश्किल है, सबसे बड़ी मुश्किल बस यही है। संजना जी, क्या वाकई आपको भी लगता है कि अगर इस तरह के ट्रांसजेंडर साथ होकर समलैंगिक विवाह के बाद एक साथ रहते हैं तो किस तरह का असर सोसाइटी पर पड़ता है? हालांकि कहा यह भी जाता है कि सोसाइटी को, समाज को अपने आप को बदलना चाहिए रादर देन कि वो लोगों में बदलाव करे। जी, सर्वप्रथम तो बताना चाहूंगी कि ट्रांसजेंडर अपने आप में एक अम्ब्रेला टर्म है, तो इसके अंदर ट्रांसमैन, ट्रांस वुमेन और इंटरसेक्स व्यक्ति आते हैं। तो हम 3 जो है वो ट्रांसजेंडर कैटेगरी के अंदर आते हैं। इसके अलावा हमारा LGBTQ एक बड़ा परिवार है, समुदाय है बहुत बड़ा, जहाँ पे गे और लेस्बियन और क्वीर और बहुत सारे और भी लोग आते हैं। तो जहाँ तक बात करी जाए ट्रांसजेंडर या ट्रांस वुमेन के बारे में, ट्रांस मैन के बारे में, तो देखिए हमें तो हमारे अधिकार मिल गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत अच्छा जजमेंट आज दिया है, वो हमारे फेवर में है कहीं ना कहीं, और नालसा जजमेंट के तहत भी हमें वो अधिकार मिल गए थे। और कहीं ना कहीं हमने इतना मेडिकल चेंजेस भी किया है, हार्मोन्स लिए, सर्जरीज करवाई है महंगी महंगी, परिवार को भी मनाया है, आज सभ्य समाज में सभ्य तरीके से रह रहे हैं। तो हमारी लड़ाई एक अलग है। लेकिन यहाँ पे जब गे और लेस्बियंस आते हैं तो उनकी देखिए बात बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि समाज की नजरों में वो बिल्कुल मान्य नहीं है। समाज ये बात को, अब मैं एक महिला लग रही हूँ, दिख रही हूँ महिला, तो मैं किसी पुरुष से शादी करती हूँ तो ये फिर भी लोग मान जाएंगे कि भाई महिला जैसी लग रही है, महिला ही है। एक ट्रांसमैन पुरुष जैसा लगता है तो पुरुष ही है। तो अमूमन देखिए मैंने क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन करवा लिया है तो मैं शादी कर सकती हूँ क्योंकि मैं दिख रही हूँ वैसे। लेकिन लेस्बियंस में क्या है कि 2 महिलाएं दिख रही हैं, गे में क्या है कि 2 पुरुष दिख रहे हैं, और समाज को लगता है कि इस तरीके के रिश्ते जो है वो बेकार होते हैं, खराब होते हैं। तो मैं ये बोलूंगी कि हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी जो हमारा अपना वजूद है वो ज्यादा नुकसान प्राप्त करता है तब जब भ्रूण हत्या होती है, महिलाओं के ऊपर शोषण होता है, दलितों के ऊपर शोषण होता है, हमारे संविधान की त्राही त्राही होती है, और साथ ही में जो वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, अनाथ आश्रम खुल रहे हैं, तो वो है जो समाज को दीमक के समान खा रहा है। बल्कि जो प्रेम है वो किसी भी रूप में आपके सामने आएगा, वो प्रेम ही रहेगा, वो समाज को देगा, समाज से लेगा नहीं। तो मैं जरूर से यहाँ पे कहना चाहूंगी कि देखिए आप क्राइम को बंद कीजिए लेकिन मोहब्बत को बंद नहीं कीजिए, क्योंकि मोहब्बत तो मोहब्बत है। एक इंसान का मन करता है तो वो अपने जीवन को परमेश्वर पे भी लगा सकता है, जानवर पे भी लगा सकता है, वनस्पति पे भी लगा सकता है, और अगर उसका आकर्षण अपने समलिंगी व्यक्ति के प्रति है, उसके साथ वो इज्जत की जिंदगी जी रहा है, बिना किसी करप्ट काम को करे, बिना किसी इलीगल काम को करे, तो मुझे लगता है कि स्वीकार्य होना चाहिए। वो कम से कम सड़क पे खड़े होकर शराब पी के गाली गलौज तो नहीं कर रहा है, बुढ़े माँ बाप को घर से बाहर तो नहीं फेंक रहा है, पैदा होते बच्चों की हत्या तो नहीं कर रहा है, मासूमों को अनाथ आश्रम तो नहीं भेज रहा है, या आतंकवादी तो नहीं बन रहा है। बहुत सारे और गुनाह है, उनकी तरफ ध्यान दीजिए तो इंसानियत सुधरेगी। ये तो मोहब्बत है।
और मोहब्बत में तो मुझे नहीं लगता कि इतनी पाबंदियां लगानी जरूरी है। जी, अमानुल्लाह जी, आप क्या मानते हैं, क्या एलजीबीटी समुदाय को इस तरह से विवाह के बाद क्या समाज अपने बीच बिठाएगा? क्या वहां पर एक तरह की एक लाइन नहीं बनेगी, जिससे कि लोगों में कहीं ना कहीं खुद जो एलजीबीटी समुदाय है, अगर वो बीच समाज में जाते हैं, उन्हें खुद ऐसा लगेगा कि जैसे उन्हें बिल्कुल अकेला कर दिया गया है एक बड़े समाज से? देखिए, अगर आप हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी कैसे इवॉल्व होकर कैसे, तो इसमें आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देखना। अगर आप पास्ट 15 इयर्स की हिस्ट्री अगर इंडिया में देखें तो पहले ये कंसेप्ट जो है बहुत कम लोग जानते थे, पर आज जब से वो नास फाउंडेशन का कोर्ट का, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गया, तो उस तौर तरीके में चीजों को लोगों ने थोड़ा सा देखा भी है, समझा भी है। बट जहां तक की बात है तो उसमें अभी टाइम लगेगा। तो जब ये इससे गवर्नमेंट भी कह रही है कि हाई पावर्ड कमेटी बनाने का एक पर्पज ये है कि हर पहलू को देखा जाए कि किस तरीके से एक चीज इवॉल्व कर जाए, तो सब पे यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस की बात होने लगे। बट जहां तक अभी वो फेज मुझे नहीं लगता, कि थोड़ा टाइम लगेगा उस चीज को एक्सेप्ट करने। जी, अभी वक्त और लगेगा। बिल्कुल रंजीता जी, मेरा सवाल आपसे, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अगर ये कानून बन जाता है तो ऐसे में जरूरत पड़ेगी सरकार की, जैसे कि कह दिया गया है कि संसद में इस कानून को पास होना जरूरी है, तो क्या अब ये माना जाए सुप्रीम कोर्ट ने जो गेंद है वो संसद के पाले में डाल दी है? डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट ने इस गेंद को संसद के पाले में डाल दी है, और बहुत सोच समझ कर डाली है, ताकि इस पर जो एक लंबा समय, जो मैंने कहा कि एक सोसाइटी को ग्रेजुअली चेंज की जो मेंटलिटी डेवलप करनी होगी, शायद ये जो वक्त है वो उस लिहाज से मिल जाए। और कहीं ना कहीं चूंकि केंद्र सरकार का शुरू से दबाव रहा है, जब से याचिकाएं दायर हुई हैं शुरू से ही, तो वो हमेशा अपने यहाँ की जो मेजर कम्युनिटी है उसको कहीं ना कहीं खुश रखना चाह रही है, वो उसके हिसाब से चलना चाह रही है। क्योंकि गीतू, ये बहुत एक मतलब जेन्युइन सी बात है कि कोई किसी तरह की मेंटलिटी को जबरदस्ती किसी में डेवलप नहीं कर सकता। जिस तरह से सारे लोग होमोज नहीं हो सकते, तो होमो और हेटेरो जो है वो अपने अपने हिसाब से चलते रहेंगे। हमारे मान्यता नहीं देने से भी वो चीजें होती रहेंगी, और हमारे मान्यता देने के बाद भी वो चीजें उतनी ही रहेंगी। ऐसा नहीं है कि जो लोग नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, बहुत सारे लोग जो नॉर्मल मैरिजेज में हैं वो सारी मैरिजेज टूटने लगेंगी और सारे लोग होमोज में कन्वर्ट हो जाएंगे, ऐसी कोई संभावना नहीं है। तो पहले तो इस बात को समझना होगा कि ये एक मेंटल इशू है। वो आपको एक तरह से आप इसको कह सकते हैं कि ये एक साइकोलॉजिकल चीज है जो हर किसी में नहीं होती। तो इस डर से निकलना होगा कि अगर हमने होमोस को एक्सेप्टेंस दे दी तो शायद पूरी दुनिया ऐसी हो जाए। पूरी दुनिया कभी एक सी नहीं होती, वो हमेशा डाइवर्सिफाइड रहती है। तो हम जब नेचुरल तरीके से इस बात को मान लेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हमसे छुपकर वो चीज की जा रही है और वो हो रही है, तो वो हमारे सामने सहज रूप से भी हो, तो मुझे नहीं लगता है कि इसके लिए हमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत है या नैतिक मूल्यों पे बहुत ज्यादा असर होने वाला है। मुझे लगता है जो चीजें ज्यादा छुप छुपा के की जाती हैं, कहीं ना कहीं खतरा उससे ज्यादा बढ़ता है। और मैं थोड़ा सा अपने साथी लोगों को सुन नहीं पा रही थी, वो मेरे लिए ऑडिबल नहीं थे, तो मैं ये नहीं समझ पा रही थी कि अमानुल्लाह जी क्या बोल रहे हैं या संजना क्या डिस्कस कर रही है। लेकिन मैं ये मानती हूँ, और इस चीज का मैं ये नहीं कह रही कि सारे लोगों को ही इस समुदाय का हो जाना चाहिए, लेकिन ये है और ये पौराणिक काल से है, आज से तो है नहीं गीतू। तो हमें ही अब इस चीज को समझना होगा कि ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है, और हमें इस चीज का अभ्यस्त होना होगा कि हम इसे कोई बहुत बड़ा वैसा इशू लेकर ना चले, या उस तरह से ना देखें कि एक ही दृष्टि से ना देखें। एटलीस्ट हम उनको एक डिमोलाइजिंग कंडीशन में ना लाएं। मैं ये सोचती हूँ इंसानियत के तहत। जी, संजना जी, आप क्या मानती हैं कि वाकई अगर हम पहले 10 सालों की बात करते हैं, पिछले 10 सालों से आज जो भारत में कंडीशन है वो काफी बदल चुकी है। आज जो एक नजरिया है एलजीबीटी समुदाय के लिए, उसमें काफी कुछ इंप्रूवमेंट होती हुई दिख रही है। क्योंकि पहले अगर 10 साल पहले की हम बात करते हैं तो उस वक्त काफी हीन नजरों से देखा जाता था इस समुदाय को, लेकिन अब बेहतर हुई है चीजें। क्या मानती हैं? मैं ये मानती हूँ कि अगर हम प्राचीन काल से देखें तो हमारी जो गौरव गाथा है वो बहुत ही अच्छी रही है। हम बहुत पीछे नहीं जाते, लेकिन हम मध्य में रुक जाते हैं, जहाँ पे कि मुगल आए थे और उन्होंने हमारी प्रजाति के लोगों को हरम तक, मतलब अपने स्त्रियों के कक्ष तक सीमित कर दिया था, या सलाहकार मंडली को सीमित कर दिया था। अंग्रेज आए, उन्होंने हम लोगों को बिल्कुल
ऐसे एक जल्लाद घोषित कर दिया कि हमसे बड़ा पापी कोई नहीं होगा, उन्होंने हमसे इतने सारे एलिगेशन लगा दिए, यहाँ तक कि डेथ तक का प्रोविजन उस समय था। तो देखिए वो 200 साल का शासनकाल था, वो हमारी रगों में घुस चुका है, तो वो धीरे धीरे ही जाएगा। ये सफाई जो हो रही है ये धीरे धीरे ही होगी, और यहाँ पे समाज के हर व्यक्ति का हमें सहयोग चाहिए। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ जरूर से कि 5 जजेस ने बैठ के एक फैसला दिया है जिसमें 3 और 2 का रेशियो है। आप समझिए कि जो 2 जजेस थे वो हमारी तरफ से बोल रहे थे कि 3 और 2 का है, रेशियो है पूरा, यानी कि 2 हमारे साथ में खड़े हुए हैं और 3 हमारे साथ में नहीं है, यानी समाज का जो आधा से थोड़ा सा कम हिस्सा है वो आज भी हमारे साथ में खड़ा हुआ है, वो हमारे को लीगल राइट देना चाहता है। और ये जो चीज हुई है, देखिए सरकार ने पहले सुप्रीम कोर्ट को चेता दिया था कि ये आपका काम नहीं है कि आप कानून बनाए, आप इस मामले से दूर रहिए। सुनवाई के समय ही जो सरकार के जो चीजें थी उन्होंने इस बात को बोल दिया था, सरकारी वकीलों ने साफ तौर पे बात को बोला था, और सुप्रीम कोर्ट ने भी वही अपनी लाचारता दिखाते हुए पासा जो है वो सरकार के पास डाल दिया। जितने भी हमारे पास विधानसभा थे वहां पे तो पहले से पुरजोर विरोध हो रहा था बात कर फैसले का। अब जब ये बात सदन तक पहुंच गई है तो आप मानिए वोट बैंक फिर से शुरू हो जाएगा, और जो वोट की राजनीति होगी वो हमारे माथे थोप दी जाएगी। तो मेरे भाई और मेरे बहनों के लिए आज का दिन सुप्रीम कोर्ट की लाचारी और बेबस्ता को दिखाता है, लेकिन फिर भी हम कानून को अब इज्जत करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करते हैं। जो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है हमारे सर माथे, हम उसके साथ चलने को तैयार है, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि अब धीरे धीरे हम राजनीति में भी हस्तक्षेप करें, हमारे समुदाय के लोग विधायक बने, एमएलए बने, एमपी बने, आगे जाए, और अगर राजनीतिक तौर पे ही हमें जीत हासिल होनी है तो वहीं से करेंगे। और मैं फिर बोलूंगी ये मामला सेक्स का नहीं है, ये सेम सेक्स मैरिज नहीं है, ये सेम माइंड सेट वाले 2 लोगों के प्यार की अभिव्यक्ति है। इसको प्रेम से देखेंगे तो ये प्रेम दिखेगी, इसको सेक्स 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 सोचेंगे तो सेक्स एक ऐसा विषय है कि आज भी एक लड़की, जवान लड़की पापा से ये नहीं बोल सकती कि पापा मैं उस लड़की से सेक्स करना चाहती हूँ तो मेरी शादी करवा दो। कोई लड़का भी नहीं बोलेगा पापा वो गुप्ता जी की लड़की, शर्मा जी की लड़की, विलियम साहब का लड़का, उनके साथ में हमें सेक्स करना, तुम्हारी शादी करवा दो। नहीं, शादी का मतलब होता है कि 2 लोगों का साथ में मिलना ताकि परिवार स्थापित हो, उनको कानूनी अधिकार मिले। कोई एक इंसान मर जाता है तो दूसरा इंसान उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करे, उसकी प्रॉपर्टीज को देखे, उसके जो बैंक बैलेंसेस है उसको देखे, बहुत सारी चीजें बेनिफिट भी है। बुढ़ापा आ जाएगा तो कौन पानी पिलाने वाला होगा, ये सेक्स नहीं है। हमें शादी इसलिए करनी क्योंकि हमें एक साथी चाहिए, एक दोस्त चाहिए जो तौर पे हमारा हो। अभी तक मेरे प्रजाति के लोगों का बहुत शोषण होता है, लोग लड़के आते हैं, लड़कियां आती हैं, रहती हैं, कमिटेड होती हैं, लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, खाते पीते हैं और फिर टाटा बाय बाय करके चले जाते हैं कि भाई हमारे माँ बाप नहीं मानेंगे, समाज नहीं मानेगा और चले जाओ। लेकिन हम क्या है, हम तो लुट के बैठ गए, पहले से लुटे हुए थे और हमें लूट लिया और हम फिर रो रहे हैं। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात है कि सेम सेक्स मैरिज नहीं है। जी अमानुल्लाह जी, आप क्या मानते हैं कि वाकई समाज में इस रिश्ते को मान्यता दी जाएगी या धीरे धीरे समाज बदल रहा है, आने वाले सालों में और भी ज्यादा बदलाव होगा और इस समुदाय को भी कहीं ना कहीं मान्यता समाज खुद देगा? देखिए ये तो चीजें सोशल एस्पेक्ट्स पे पड़ेंगी, बट एज फार जो है जो अभी बता रहे हैं कि 2 जगह ने उस चीज को और 3 तो ऐसा एक जजेस ने आप कर सकते हैं, बट वो इसका रिकॉग्निशन लॉ में नहीं। तो कोर्ट ने कहा फ्री, यू आर फ्री टू मेक लव, ठीक है, बट कोई लॉ में कोई तो हम तो पार्लियामेंट में वेट कर रहा है, जहाँ हर को आप जैसे कि सोनम जी कह रहे थे और पार्लियामेंट में भी, तो ये कहीं ना कहीं एक वक्त आएगा कि क्या भी रिप्रेजेंटेशन होगा, तो बिल्कुल वक्त जरूर आएगा और समाज भी इस समुदाय को मान्यता देगा और शायद वो वक्त जल्द ही आने वाला है, क्योंकि जिस तरह से आज हमने देखा सुप्रीम कोर्ट में भी 3:2 का रेशियो रहा, तो यानी समाज मान्यता दे रहा है, हालांकि धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी LGBT डाउन होने की भी बात नहीं है। जिस तरह देखो लिविंग को अगर मान्यता मिल गई है फिर भी लोग शादियां कर रहे हैं, मतलब बहुत अच्छे जोड़े शादियां कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज आ जाएगी तो दूसरी चीज खत्म हो जाएगी, जो दूसरी बेहतर चीज है वो बची रहेगी। बस ये है कि जो एक और नई चीज आ रही है उसे धीरे धीरे एक्सेप्ट करना
करना हम सीख लें, क्योंकि अभी देखो कुछ साल पहले तक हम लोग लिव इन को एक बहुत ही वैसी असंवैधानिक चीज मानते थे, लेकिन अब उसको लीगलिटी मिल गई, इसके बावजूद भी शादियां हो रही हैं। तो बस इसी तरह से इसको सोच के चलना है कि इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, और हमें इसको एक्सेप्ट करने में मुझे नहीं लगता है कि बहुत तरह की दिक्कतों से गुजरना चाहिए। बिल्कुल, और जल्द ही ये फैसला भी सामने आएगा, क्योंकि लगातार जो LGBT समुदाय है वो अपने हकों के लिए लड़ रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके पूरे हक दिए हैं। बस ये जो जिस तरह समलैंगिक विवाह की बात कही जा रही थी उसे मान्यता नहीं दी गई है, लेकिन धीरे धीरे समाज में बदलाव आएगा और ये मान्यता भी दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। चॉइस है ये, अब एडल्ट्स हैं तो मैटर ऑफ चॉइस है, तो उस पर छोड़ दें। और इसी के साथ प्राइम डिबेट में इतना ही। TV6 न्यूज नेटवर्क को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।